ओम शांति। आज के सत्र में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, वेलकम है। रिसीविंग गॉड्स पावर्स एंड ब्लेसिंग्स। जहाँ हमने अपने प्रति दृष्टिकोण चेंज किया, वहीं अपने ऊपर आशीर्वादों की वर्षा शुरू हो जाती है। पिछले 3 दिन से जो हमारी यात्रा चल रही है, स्वयं को जानने की, स्वयं को समझने की, कई राज हम ऑलरेडी इसमें समझ चुके हैं और उनको और एक्सप्लोर कर रहे हैं। कई मिथ हमने अपने क्लियर करे और सबसे पहला मिथ तो उसके अंदर कि मैं जो अपने आप को शीशे में देखती हूँ, मैं वो शरीर नहीं हूँ। लेकिन वो शरीर तो अविनाशी है और वो शरीर तो विनाशी है और मैं अविनाशी, अमर आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। ऐसी शक्ति जो ना कभी क्रिएट होती है और ना कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ऐसी शक्ति जिसके होने से इस शरीर का वजूद है ना। जितने भी कर्म है, जितने भी मेरे अंदर संस्कार है, मेरी जो पर्सनालिटी है, उसका निर्माण करने वाली मैं आत्मा हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है और हमारी उत्सुकता जो है वो और बढ़ती जा रही है स्वयं को जानने के बारे में कि ये जो हमारे संस्कार बन गए हैं या हमारी पर्सनालिटी बन गई है, इसको अब हम अपने जैसा हम चाहते हैं उसको सुंदर रूप और कैसे सुंदर रूप दे सकते हैं, इस जर्नी पर हम चल चुके हैं। पिता परमात्मा को याद करते हैं, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। ये मन और तन को रिलैक्स करने की बहुत सुंदर प्रक्रिया है। सांसों को धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें, बॉडी को रिलैक्स करते जाएं और अपना ध्यान मस्तक के बीच में अपने वास्तविक स्वरूप पर ले जाएं। मन से संकल्प करें, बुद्धि अर्थात समझ के नेत्र से देखें, द आई ऑफ इंटेलेक्ट, उससे देखें कि इस मस्तक के बीच में, इन दो आंखों के पीछे मैं आत्मा निवास करती हूँ। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। ऐसे महसूस करें जैसे एक अंधेरा कमरा हो और ऊपर में एक लाइट स्विच ऑन कर दे तो उस लाइट से पूरा कमरा प्रकाशित हो जाता है। ऐसे मेरा ये शरीर एक कमरा है और मैं आत्मा मस्तक के बीच में वो चमकती हुई लाइट हूँ। मैं लाइट इस शरीर की लिविंग फोर्स हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। मेरे होने से शरीर में सारी गतिविधियां चल रही हैं। मैं ही वो शक्ति हूँ जिसकी प्रेजेंस से सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। मैं ही निर्णय लेती हूँ इन आंखों से क्या देखना है, इन कानों से क्या सुनना है। ये कर्मेंद्रियों की सारी राजधानी को चलाने वाली मैं आत्मा राजा हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार मेरी सूक्ष्म शक्तियां हैं। मेरा मन कोई चंचल घोड़ा नहीं है, लेकिन मेरी बहुत बड़ी शक्ति है। मेरी संकल्प शक्ति है। जिन संकल्पों को सिद्ध करने की मेरे अंदर ताकत है, मेरी बुद्धि ज्ञान युक्त होती जा रही है और इस ईश्वरीय ज्ञान से, इस समझ से मैं अपना हर निर्णय ठीक लेती हूँ, हर कर्म श्रेष्ठ करती हूँ और अपने संस्कारों को दिव्य बनाती जा रही हूँ। ये सुंदर सफर अपनी ही अंदर अपनी ही खोज
अपनी मान्यताएं, अपनी सोच, इन सब पर काम करना एक बड़ी नवीनता है मेरे लिए, और ये नवीनता मुझे अच्छी लग रही है। मैं और अपने बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ, और इसके लिए मैं आवाहन करती हूँ परम पिता परमात्मा, ज्ञान के सागर, जो अपना प्रकाश लेकर, ज्ञान प्रकाश लेकर हम सबके बीच में आ जाए। अनुभव करें, मेरे आवाहन करते ही परमात्मा दिव्य ज्योति स्वरूप के रूप में हमारे बीच में आ चुके हैं। अपनी किरणों के, अपनी शक्तिशाली किरणों द्वारा अपने वरदानों की वर्षा हम पर कर रहे हैं। ओम शांति। तो आज का चैप्टर जो है बहुत ही सुंदर चैप्टर है। अपने बारे में तो हमने जाना कि हम धरती पर आकर कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है, लेकिन ये प्रक्रिया तो यहाँ पर चलती है इस दुनिया में। लेकिन मैं वास्तव में कहाँ से आई हूँ, और इस जर्नी का पर्पस क्या है, और मुझे एंड में जाना कहाँ है ना। हम सारा दिन काम करते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हम अपने घर से आए हैं और रात को अपने घर पर जाना है। लेकिन यहाँ पर जो हम कर्म क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, ये हम आए कहाँ से थे और हमको जाना कहाँ पर है, और इसका पर्पस क्या है, आज हम वो जानेंगे। और इन राजों को जानते हुए अपनी छुपी हुई खुशी, जिसको कहीं गलती से हमने लॉक कर दिया है। आजकल पासवर्ड लगाने का जमाना है ना, मोबाइल पे भी पासवर्ड लगाते हैं। हमारी कोई लॉकर होता है तो उसमें भी हम तिजोरी में अपनी ज्वेलरी, पैसा रखकर पासवर्ड लगा देते हैं। तो हर जगह अब हम आजकल डोर लॉक्स होते हैं, उसमें भी पासवर्ड लगा होता है। तो गलती थोड़ी सी क्या हो गई, हमने खुशी को भी कहीं लॉक करके ना एक पासवर्ड लगा दिया, और वो भूल गए कि अब पासवर्ड है कैसे, इसको अनलॉक कैसे करें, इसको डिकोड कैसे करें। तो आज हम आपको ऐसा कोड बताएंगे, है ना, वो अनलॉक करने का पासवर्ड बताएंगे, जिससे जो खुशी आपके अंदर कहीं लॉक हो गई है वो अनलॉक हो जाएगी। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, ये लेसन 2 है। आत्मा का चैप्टर पूरा हुआ, और तो इसमें भी हम आत्मा की जर्नी के बारे में जानेंगे। है तो पूरा ही हमारा राजयोगा मेडिटेशन कोर्स आत्मा के ऊपर ही, आत्मा की जर्नी पर ही है। तो ये सेकंड चैप्टर, इसका नाम है 3 वर्ल्ड्स, त्रिलोक। हमने शास्त्रों में भी सुना है 3 लोकों के स्वामी त्रिलोकीनाथ, है ना। तो 3 लोक का वर्णन हम सुनते आए हैं, लेकिन ये 3 लोक कौन से हैं और इसका हमारे जीवन से क्या महत्व है, इस बात को थोड़ा सा आज समझेंगे। एक छोटा सा रिकैप। हमने ये जाना कि हमारा शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना हुआ है। इसका बैलेंस बहुत जरूरी है, और उस बैलेंस को तो हमें रखना आता है, ठीक है ना। लेकिन आत्मा किससे बनी हुई है? आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है, और इन गुणों के अप डाउन होने से, इम्बैलेंस होने से, है ना, ये एक तरीके की 7 लाइट्स है जो हमारे जीवन को प्रकाशित करती है, और ये लाइट्स कम होने से हमारे जीवन में अंधियारा आ गया है। अब इन लाइट्स को फिर से हमें जैसे इसकी पावर बढ़ानी है, वॉटेज जिसे कहते हैं ना, वॉट बढ़ानी है इसके। आप एक एक चीज को फिर से हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। नॉलेज, ज्ञान की लाइट जब कम होती है तो क्या होता है, अज्ञानता का अंधेरा आता है, और हमारे जीवन में कंफ्यूजन आ जाती है। वी डोंट नो हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, हम अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, राइट और रॉन्ग की परख भूल जाते हैं। इसी तरीके से जब प्योरिटी, पवित्रता की लाइट हमारे जीवन में कम होती है, तो हमारे मन में मैलापन आने लगता है, खुद के लिए गलत बिलीफ्स शुरू हो जाते हैं, दूसरों के लिए हमारी मान्यताएं अलग अलग बन जाती है ना। तो हमारे अंदर जैसे बुरे विचार, बुरी बुद्धि के अंदर दूसरों के लिए खराब बातें, ये इम्प्योरिटी आने लगती है। ऐसे ही शांति की लाइट जब कम होती है तो जीवन में अशांति आने लगती है, उसको तो हम हर दिन एक्सपीरियंस करते ही हैं। और प्रेम की लाइट जब कम होती है तो नफरत, घृणा, ये ऑटोमेटिकली, वास्तव में मैं आपको बताऊं ना, तो जिसे कहते हैं अंधेरा क्या है, ये बहुत अच्छी बात है समझने की, कि अंधेरा क्या है। अंधेरा कुछ भी नहीं है, रोशनी की एब्सेंस को अंधेरा कहते हैं। आपने कभी डार्कनेस का चैप्टर पढ़ा है फिजिक्स में, साइंस में?
लाइट का चैप्टर होता है, बिकॉज लाइट एग्जिस्ट करती है, डार्कनेस डज नॉट एग्जिस्ट। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। लाइट ना होना वो डार्कनेस है, ठीक है। इसी तरीके से कोल्ड के ऊपर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, हीट के ऊपर पढ़ा है आपने, बिकॉज एब्सेंस ऑफ हीट गिव्स राइज टू कोल्डनेस। ओके, सो कहने का मतलब ये है डार्कनेस कुछ होता ही नहीं है। तो इसी तरीके से जीवन में हमारे जो भी ये सारी कमियां आई ना, नफरत आई, दुख आया, अशांति आई, अपवित्रता आई, अज्ञानता का अंधेरा है, वो इन लाइट्स की एब्सेंस के कारण आया है। इसलिए हमें दुख, अशांति, घृणा, नफरत इन पे काम नहीं करना है। हमें काम किस पर करना है? इन लाइट्स को जीवन में लाने पर काम करना है। अच्छा, अब ये लाइट्स हमारे जीवन की इतनी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये नाम तो याद रहना चाहिए ना। मैं आपको एक मेमोरी टेक्निक बताती हूँ। देखिए, ध्यान से देखिएगा। नॉलेज का के, प्योरिटी का पी, पीस का पी, लव का एल, हैप्पीनेस का एच, ब्लिस का बी, पावर का पी। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट लेटर को ले लीजिए और हम एक और सेंटेंस समझते हैं। के पी प्रसाद लव हैविंग बिग पकोड़ास। ध्यान से देखिए, पहले पहले लेटर से हमने एक एक वर्ड बना दिया। के पी प्रसाद एक इंसान का नाम है, के पी प्रसाद, लव, एल से लव, हैविंग बिग पकोड़ाज। ये फ्रेज आपको, ये सेंटेंस आपको याद दिलाएगा कि जैसे आप के पी आएगा तो नॉलेज, प्योरिटी, प्रसाद से पीस आ जाएगा, लव से तो लव है ही, है ना, वो तो बिल्कुल मिडिल में है, और फिर हैविंग से हैप्पीनेस, और बिग से ब्लिस, और पकोड़ा से पावर। एसोसिएट भी कर सकते हैं, पकोड़ा खाने से पावर आती है। ऐसे करके आपको ये सातों बड़े आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे अपने निजी गुण हैं, ये हमारे आत्मा के निजी संस्कार हैं, ये हमारी शक्तियां हैं। तो ये हमको क्या होने चाहिए? याद रहने चाहिए, ठीक है ना। तो ये सातों गुण, सारा राजयोग मेडिटेशन जो है वो इसी के ऊपर है कि ये सातों गुणों से हमें 100% अपनी चार्जिंग करनी है। एक तरीका चार्जिंग का क्या बताया? जैसा चित्र वैसा चरित्र। इसलिए अपना चित्र ऐसा निर्माण करना शुरू करें। आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, है ना। आप में से हो सकता है कोई कहे अरे भाई नहीं है मेरे अंदर शांति, हम बार बार ये कहने से आई एम अ पीसफुल सोल, क्या मैं पीसफुल बन जाऊंगी? डेफिनेटली ये एक शुरुआत है, ये एक फर्स्ट स्टेप है। देन वी विल वर्क ऑन इट। केवल ये 15 दिन का कोर्स नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हमारी स्टडी चलेगी, जिसके अंदर हम उन सब टेक्निक्स को जानेंगे। अभी तो ये सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज है कि आप आत्मा की जर्नी के बारे में जान रहे हैं। फिर हम अपनी डे टू डे लाइफ पे काम करना शुरू करेंगे कि हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वैसे तो हम अभी से डील कर रहे हैं उन सब चीजों को, लेकिन उसके बाद की स्टडी में हम और गहराई से समझेंगे कि अब इस ज्ञान को हमें कैसे इम्प्लीमेंट करें। ये आपके, जब आप लिखते हो स्पेशली, कई लोग सोचते हैं लिखने से क्या है, चलो हम अंदर रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि माला भी जाप करते हैं ना जैसे, तो कई माला की तरह इसको जाप कर लेते हैं, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्ति, उसका भी फर्क पड़ता है। लेकिन जब हम लिखते हैं उसका क्या फर्क होता है? लिखते हैं, हाथ के जो हमारे ये जो पॉइंट्स होते हैं वो काम करते हैं, आंखें काम कर रही हैं, बुद्धि काम कर रही है हमारी, मन हमारा उस पर एकाग्र है। इतनी सारी फैकल्टीज जब इकट्ठे काम करती हैं, तो उसका जो फायरिंग होती है ब्रेन में, जो हमने कल न्यूरोप्लास्टिसिटी समझा था, वो जो ब्रेन के अंदर उन न्यूरॉन्स का जो सेटअप है, वो फायरिंग जो होती है वो एक लार्जर एरिया की होती है, वो पाथवे स्ट्रॉन्गर बनता है, वो रजिस्ट्रेशन डीपर होता है, और इम्पैक्ट उसका बहुत पावरफुल और बहुत इजीली डेवलप होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप लिखो, दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए, आज की हमने ये तो हमने समझा कि ये हमारी 7 क्वालिटीज जो हैं इनको हमें बढ़ाते जाना है। आगे भी हम समझेंगे कि इसको कैसे चार्जिंग और कैसे करनी है, उसको हम आगे भी समझेंगे। अच्छा, व्यक्ति के बारे में जब भी हम कोई परिचय लेते हैं तो 5 बातों का परिचय लेते हैं, है ना। फॉर्म भी कोई भरते हैं तो मुख्य 5 बातें कौन सी होती हैं? आपका नाम, आपका स्वरूप, है ना, फॉर्म, मतलब चाहे वो आप उसको उसको वहां पे जेंडर के फॉर्म में हम लिख देते हैं। योग्यता मतलब क्वालिफिकेशंस, एड्रेस, अस्थाई मतलब टेम्परेरी, स्थाई मतलब परमानेंट, एंड व्यवसाय, आपका क्या ऑक्यूपेशन है, राइट। तो आत्मा के किसी भी व्यक्ति के बारे में 5 बातें परिचय में लेते हैं। तो अब आत्मा का परिचय हमारा कहाँ तक कंप्लीट हुआ है इसको समझते हैं।
नाम क्या है हमारा? आत्मा कहे, रूह कहे, सोल कहे, एनर्जी कहे। ठीक है, ये समझ में आया? फिर मेरा स्वरूप क्या है? अपने आप को आंसर दीजिए और फिर मैच करिए, सही आ रहा है? स्वरूप, मेरा रूप क्या है, मैं दिखने में कैसी हूँ? ऑल्दो मैं इतनी सूक्ष्म हूँ कि मैं इन आंखों से तो नहीं दिख सकती, लेकिन फिर भी एक फॉर्म तो हम देंगे ना। तो वो है अति सूक्ष्म, वेरी सटल, दिव्य ज्योति स्वरूप, डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट। योग्यता मेरी क्या है? क्वालिफिकेशंस क्या है? 7 गुण। मैं 7 गुणों से बनी हुई हूँ। एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस कौन सा है? भ्रिकुटी के मध्य में। जब इस शरीर में आई तब से यहाँ पर बैठी हूँ। एक दिन जाना है ना? और हमने ये पूरी जर्नी भी समझी, मैं शरीर लेती हूँ छोड़ती हूँ, लेती हूँ छोड़ती हूँ। लेकिन परमानेंटली मैं कहाँ से आई हूँ वो अभी तक हमने नहीं जाना, वो आज हम जानेंगे। ठीक है, और हमारा व्यवसाय क्या है वो भी हम जानेंगे। तो ये है 3 लोग, जहां पे आप यहाँ पर सबसे नीचे देख रहे हैं ये पृथ्वी है, उसके बाद एक सटल एरिया है, और उसके बाद एक, है ना, ऊपर में एक है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं जैसे 3 फ्लोर्स हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है, एक सेकेंड फ्लोर है। ठीक है, एक एक फ्लोर को देखते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे लोक है वो है साकारी मनुष्य लोक, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरियल वर्ल्ड। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के वर्ड्स यूज कर रही हूँ, जो भी आपको समझ में आए जिससे। ये है वास्तव में ये धरती, ये 5 तत्वों की दुनिया जो है उसको कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। हाँ, उसको साकारी मनुष्य लोग कहते हैं। तो ये 5 तत्वों की दुनिया में धरती भी आती है, पूरा सोलार सिस्टम आता है ना, चांद सूरज सब कुछ इसके अंदर आते हैं, गैलेक्सीज भी इसी में आती है, सारे स्टार्स जितने हैं सब ये जो 5 तत्वों से बना हुआ है वो सारा इसके अंदर आता है। लेकिन जीवन जो है वो सिर्फ पृथ्वी पर ही है, और किसी प्लैनेट पे और किसी गैलेक्सी पर नहीं है। ठीक है, ये ईश्वर द्वारा बताया गया ये सत्य ज्ञान है कि केवल धरती के ऊपर ही लाइफ है। और ये धरती जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारी कर्म भूमि है, आत्माओं की कर्म भूमि है। इट्स अ लैंड ऑफ एक्शन। समझ में आया? इस 5 तत्वों की दुनिया जिसको हम कहते हैं ये साकारी मनुष्य लोक है। अब इससे ऊपर 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर एक सटल वर्ल्ड है, सूक्ष्म लोक जिसको कहते हैं, जहां पर चांदनी जैसा सफेद प्रकाश का ये लोक है। हाँ, और ये इन 5 तत्वों के लोकों से लोक से ऊपर है, इसको फरिश्तों का लोक भी कहते हैं। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ आकारी शरीर में रहते हैं। इनका स्थूल हमारी तरह हड्डी मांस से बना हुआ शरीर नहीं है, लाइट का शरीर है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल हम फिर जानेंगे। तो ये लाइट के शरीर में यहाँ पर रहते हैं, फरिश्तों का दुनिया कहते हैं। उससे भी पार जो है, सबसे ऊंचा जो है, उसे निराकारी लोक कहते हैं। निराकारी लोक क्यों कहा? क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर इस तरीके से ह्यूमन फॉर्म नहीं होता, लेकिन सिर्फ आत्माएं रहती हैं। आत्माएं जैसे हमने जाना पॉइंट ऑफ लाइट है, तो बिल्कुल पॉइंट पॉइंट सितारे की तरह ऐसे आत्माएं रहती हैं, है ना। और यहाँ पर ये जैसे 5 तत्व तो हम जानते हैं, जो 5 तत्वों की ये दुनिया है जहां पर हम रहते हैं, तो हमारी बॉडी को एग्जिस्ट करने के लिए 5 तत्वों का माध्यम चाहिए। लेकिन आत्मा जब होती है ना, आत्मा जब यहाँ आती है 5 तत्वों की दुनिया में, तो उसको शरीर चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन ओरिजिनली आत्मा यहाँ पर रहती है निराकारी लोक में। यहाँ का जो तत्व है, जो मीडियम है, वो ब्रह्म तत्व है। इन 5 तत्वों से हम कहते हैं ना, 5 तत्वों से पार ब्रह्म तत्व, ब्रह्म लोक भी जिसे कहते हैं। तो यहाँ का जो तत्व है वो छठा तत्व में है, तत्व जिसे कहते हैं ब्रह्म तत्व, जहां आत्माएं रहती हैं। और आत्माओं के साथ आत्माओं का पिता परम आत्मा रहते हैं, उनके बारे में हम कल जानेंगे। तो सुनहरा लाल प्रकाश इसका रंग है इस दुनिया का। और यहाँ पर इस आत्माएं अपने बीज फॉर्म में रहती हैं, सीड फॉर्म में रहती हैं। इसको परम धाम भी कहते हैं क्योंकि ये ऊंचे से ऊंचा धाम है। इसे शांति धाम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण शांति है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आत्माएं जो है ना तो मन विचार करता है, ना बोल सकता है। आत्माएं बिल्कुल शांति में है। ये मुक्ति धाम भी है क्योंकि शरीरों से मुक्त अवस्था में है, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। इसे निर्वाण धाम भी कहते हैं क्योंकि वाणी से परे धाम है। और भी कई नामों से जाना जाता है जो हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। तो ये जो है
सबसे ऊंचा धाम है ना। यहाँ से आत्माएं, हम सब आत्माएं ओरिजिनली यहीं पर थी, और यहाँ से हम सब नीचे इस धरती पर अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए आए थे। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें हमको समझनी है। हम ये हमारा ओरिजिनल घर कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये हमारा आत्माओं का घर है, जहां हम अपने पिता, परम पिता परमात्मा के साथ रहते थे, और वहां से हम आत्माएं इस कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए आई हैं। ठीक है, हर आत्मा के अंदर एक रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को प्ले करने के लिए। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ये बीज रूप में है, तो बीज रूप का मतलब क्या है? जैसे कि एक सीड होता है, टमाटर का बीज है ना, या गेहूं का बीज है, जो भी बीज होते हैं, वो बीज अगर आप वैसे देखो तो उनकी जो अंदर क्षमता है वो सुषुप्त है। लेकिन जैसे ही उस बीज को मिट्टी में डालते हैं, पानी डालते हैं, तो उस बीज के अंदर से पौधा निकलने लगता है। इसी तरह से आत्मा अपने ओरिजिनल फॉर्म में, निराकारी दुनिया में बीज रूप में है, अर्थात उसके अंदर सारी शक्तियां समाई हुई हैं, उसकी वो संपूर्ण स्टेज है, उसका मन बुद्धि संस्कार सहित है, बट इनएक्टिव है, एक्टिव फॉर्म में नहीं है। जैसे मोबाइल में सिम होता है, सिम आप अलग से लेते हो, जब मोबाइल में डालते हो तो वो एक्टिवेट होता है। ऐसे ही आत्मा ऊपर सिम की तरह है, उसमें सब कुछ फुल चार्ज है, लेकिन वो कब एक्टिवेट होगा? जब नीचे धरती पर आकर शरीर लेती है, तो उसका मन बुद्धि संस्कार और उसका कर्म क्षेत्र पे कर्म करना, ये सब। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे बैटरी को खिलौने में लगाते हैं तो खिलौना चलने लगता है, तब तक बैटरी जो है वो जैसे वो अपना पोटेंशियल उसके अंदर बंद है। ओके, तो अब जब आत्मा सबसे पहले धरती पर आती है, उस वहां से हम उस जर्नी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम नीचे आते हैं तो हम यहाँ नीचे आए किस लिए हैं? हम यहाँ पर सुख पाने के लिए आए हैं, है ना, खुश रहने के लिए आए हैं। कभी हम फीमेल चोला लेते हैं, कभी हम मेल चोला लेते हैं। ऐसा नहीं कि इस जन्म में हमने फीमेल लिया तो पिछले जन्म में भी हम फीमेल ही थे। हम मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, और हर चोले में हम अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो हमें 3 प्रकार की आज मैं आपको अवेयरनेस बताऊंगी, जिससे हम अपने जीवन में सदा खुश रह सकते हैं। पहली अवेयरनेस, इसको नोट कीजिएगा इन सारे पॉइंट्स को। ये पहली अवेयरनेस है अभिनेता के रूप में अवेयरनेस या जागरूकता, कि हम इस धरती पर आए हैं, तो ये धरती जैसे बहुत बड़ा स्टेज है। ओके, अब इसको विजुलाइज कीजिएगा, धरती एक बहुत बड़ा स्टेज है, लाइफ जो चल रही है वो एक बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा चल रहा है, और इसके अंदर हम सब एक्टर्स हैं। और एक्टर्स को क्या मिलता है? एक अपना पार्ट मिलता है ड्रामा के अंदर, जिस पार्ट में अलग अलग रोल होते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? शेक्सपियर ने भी कहा है, दिस वर्ल्ड इज अ ड्रामा एंड ईच वन ऑफ अस इज एन एक्टर। तो ऐसे ही हम सब कौन है? एक्टर्स हैं, अपने अपने किरदार में, अपने अपने कैरेक्टर में, अपने अपने रोल को एक्सप्रेस करते हैं अपने शरीरों के द्वारा। ठीक है, तो ये एक लाइफ जो है ये ड्रामा है। फाइन, तो एक्टर में जब हमें ये कॉन्शियसनेस होती है कि हम एक्टर हैं, एक्टर का काम क्या होता है? एक्टर का काम होता है अपनी पर ध्यान रखना, है या नहीं? एक्टर को अपने एक्ट से मतलब होता है मेरा क्या रोल है, और मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ड्रामा चल रहा है और उसके अंदर कोई 2 एक्टर्स है, एक आप हैं और एक कोई दूसरा है। आप दोनों के अपने डायलॉग से अपनी स्क्रिप्ट है एंड यू आर एक्टिंग। अब मान लीजिए जो दूसरा व्यक्ति है वो अपने डायलॉग डिलीवरी थोड़ी गलत कर देता है, वो अपने डायलॉग्स भूल जाता है या गलत डिलीवर कर रहा है। अब आप क्या करेंगे? ड्रामा चल रहा है ना, तो आप क्या करेंगे? आप क्या उसको ड्रामा के बीच में बोलेंगे अरे तू अपना डायलॉग भूल गया? ऐसे थोड़ी स्टेज पे बोल देंगे। आप और ही कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि इससे गलती हुई है, ऑडियंस को नहीं पता लगना चाहिए कोई गलती हुई है। आप अपना और अच्छा रोल प्ले करेंगे, और ही अपने डायलॉग से उसको ऐसी कवरिंग दे देंगे कि किसी को पता ही ना लगे। भले बाद में बैक स्टेज हम बात कर लें कि हाँ कुछ गड़बड़ हो गई थी इस रोल में, इस सीन के अंदर, लेकिन उस टाइम आप कवर अप करेंगे। करेक्ट? ऐसे ही जीवन रूपी ड्रामा में भी हर सीन में वी आर एक्टर्स प्लेइंग आवर रोल्स। नॉट नेसेसरी सामने वाला अपना डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल ठीक कर रहा है। वास्तव में तो परमात्मा हमें ज्ञान देता है कि हर एक अपना सही डायलॉग बोल रहा है जो उसकी स्क्रिप्ट में है।
ठीक है ना। हर एक की स्क्रिप्ट डायरेक्टर ने अपनी अपनी दे रखी है ना। तो हमें किस पे ध्यान देना है कि सामने वाले की स्क्रिप्ट कुछ भी है, मेरा जो डायलॉग है, मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जो बोल है, वो सीन को परफेक्ट बना दे। सीन को परफेक्ट बनाते हैं, क्योंकि जब सीन परफेक्ट होता है तो ऑडियंस क्या कहते हैं, वंस मोर। ठीक है ना, डिमांड होती है वंस मोर। तो हमारी एक्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमारे हर सीन पर ताली बजे, वंस मोर। सीन कैसा भी हो, चैलेंज भरा हो, या सामने वाला अपना डायलॉग कैसा भी बोल रहा हो, लेकिन मेरा जो परफॉर्मेंस हो वो सबसे अच्छा। तो ये एक पर्सपेक्टिव है जीवन को देखने का। ठीक है ना। और जब हम इस तरह देखते हैं ना, आवर फोकस इज ऑलवेज ऑन आवर सेल्फ। सो लाइफ इज अ ड्रामा, एवरीवन इज एन एक्टर। देन दूसरी बात, जब हम अपने आप को एक्टर के रूप में देखते हैं, तो एंजॉय डिफरेंट रोल्स, वेराइटी रोल्स। ड्रामा के अंदर ना वेराइटी रोल्स होते हैं। ऐसा तो नहीं सबका एक ही रोल होता है, और हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। किसी का छोटा रोल है, किसी का बड़ा रोल है। हाँ, किसी का मुख्य रोल है, किसी का साइड वाला रोल है, लेकिन हर एक का रोल अच्छा है। इसलिए वेराइटी रोल, अब हर एक मेरे जैसा नहीं होगा। करेक्ट है ना। अब रामलीला होती है, राम का रोल अलग अलग है, रावण का रोल अलग है। राम कहे कि रावण ऐसा क्यों करता है, रावण तू ऐसा मत कर, नहीं, उसका रोल ही ये है, उसकी स्क्रिप्ट ही ये है। या रावण मान लीजिए, अगर ये कहे कि राम जी मेरे से गलती हो गई, आप अपनी सीता को वापस ले जाओ। हाँ, मैं आपके पैरों में पड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ। देखो अनुष्का को तो अभी हंसी आ रही है, तो ऑडियंस को भी ऐसे ही हंसी आएगी ना, कहेंगे अरे रावण अपना रोल भूल गया क्या, ये क्या डायलॉग बोल रहा है। तो हीरो का भी पार्ट है तो विलियन का भी पार्ट है, सपोर्टिंग हीरो का भी है, सपोर्टिंग हीरोइन का भी है, हर एक का अपना पार्ट है। तो हर रोल को एंजॉय कीजिए। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, हर सीन होता है मूवी के अंदर, आप देखो हर टाइप का सीन होता है ड्रामा में। दुख का सीन भी होता है, खुशी का सीन भी होता है, क्लाइमेक्स भी होता है। अगर सीधा सीधा से स्टोरी चलती रहे तो बाहर निकल के लोग क्या कहेंगे, बेकार ड्रामा था, कुछ मजा नहीं आया। है ना, कोई एक्शन नहीं था, कोई इसके अंदर क्लाइमेक्स नहीं था, कोई स्टोरी नहीं थी, सब कुछ ठीक 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 चलता रहे, तो अच्छा लगेगा वो ड्रामा, नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी ये विभिन्न प्रकार के रंग हैं, उन रंगों को, है ना, बड़े प्यार से एंजॉय कीजिए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक आत्मा हूं, ना कि कोई पात्र। मतलब आई एम अ सोल नॉट द रोल, इसको नोट कर लीजिए। आई एम अ सोल एंड नॉट द रोल। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। मैं आत्मा हूं। अब जैसे कोई ड्रामा का सीन चल रहा है या मूवी का सीन चल रहा है, अमिताभ बच्चन अलग अलग मूवी में अलग अलग रोल करता है। लावारिस में उसका रोल अलग है, कुली में रोल उसका अलग है, डॉन में रोल उसका अलग है ना। और भी कई सारे हैं जिसमें उसके अपनी अपने किरदार हैं। पा में उसका रोल कंप्लीटली डिफरेंट है, गेटअप कंप्लीटली डिफरेंट है। अब ये उसके रोल्स हैं, बट ओरिजिनली में एक्टर कौन है, अमिताभ बच्चन। अब जब वो रोल प्ले करता है तो जो रोल है उसको बेस्ट प्ले करता है। ठीक है ना। चाहे लावारिस का रोल है, अब लेकिन अमिताभ बच्चन अंदर में रोता नहीं है, हाय मैं लावारिस हूं। उसको पता है ये मूवी में मेरा रोल है, बड़ी खुशी से उसको प्ले करता है। जब वो कुली बनता है तो वो ये नहीं कहता हाय मेरा भाग्य मैं कुली बनाऊं, नहीं, वो कुली का रोल बेस्ट प्ले करता है, क्योंकि उसको पता है मैं कुली नहीं हूं, मैं अमिताभ बच्चन हूं। लोग कुली को देखने नहीं आए, अमिताभ बच्चन को देखने आए। समझ रहे हैं ना। वो पा में एक ऐसे बच्चे का रोल करता है जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, बहुत जल्दी बुजुर्ग हो जाता है। आप सबने मूवी देखी होगी, जिन्होंने देखी होगी। अब अमिताभ बच्चन दुखी नहीं होता कि हाय मुझे ऐसी बीमारी है, क्योंकि उसको पता है मुझे बीमारी नहीं है, ये रोल जो है वो रोल प्ले करना है और मुझे वो बेस्ट प्ले करना है। इसी तरीके से आत्मा हूं मैं, मेरा रोल चाहे माँ का है, चाहे पड़ोसी का है, चाहे पत्नी का है, चाहे अपनी कंपनी में डायरेक्टर का है, कुछ भी मेरा रोल है, वो रोल मुझे प्ले करना है। लेकिन रोल प्ले करते हुए खुद को रोल नहीं समझना है। जहां हम खुद को रोल समझते हैं वहां दुखी होने लगते हैं, उस रोल में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें ये समझना है मैं वो आत्मा हूं जो सतोगुणी आत्मा हूँ। आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। तो ये आई एम अ हैप्पी सोल, ये याद रखते हुए इन क्वालिटीज को अपने हर रोल में डिस्प्ले करना है। आर यू गेटिंग।
एग्जाम्पल देती हूँ कि अमिताभ बच्चन, मान लीजिए कि उसका चेहरा ना दिखाया जाए आपको, चेहरे से नीचे की बॉडी दिखाई जाए, आपको वो डांस करता हुआ दिखाया जा रहा है, आपको उसका डायलॉग डिलीवरी सुनाई जा रही है, हाँ, आप पहचान लेंगे ये अमिताभ बच्चन है, बिना चेहरा देखे भी, आवाज से भी पहचान लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका अपना स्टाइल है। राजेश खन्ना का देखेंगे, दिलीप कुमार का देखेंगे, चेहरा ना दिखाया जाए तो भी आप एक्शन से समझ जाएंगे, आवाज से समझ जाएंगे ये उस एक्टर की है, क्योंकि हर एक का अपना स्टाइल है, राइट? उसकी अपनी क्वालिटीज हैं, डायलॉग डिलीवरी की, डांस की, प्रेजेंटेशन की, एक्टिंग की, हर एक की अपनी विशेषता है। इसी तरीके से मुझ आत्मा को अपनी विशेषता की कॉन्शियसनेस में रहकर हर रोल प्ले करना है। चाहे मैं वर्क प्लेस पे कर रही हूँ, चाहे मैं घर पे कर रही हूँ, चाहे मैं अपने कहीं पर भी कर रही हूँ, कोई भी रोल प्ले कर रही हूँ, आई हैव टू प्ले माई रोल बीइंग अ सोल, इन द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल, कि मैं आत्मा, जो सतोगुणी आत्मा हूं, अपने गुणों के द्वारा हर रोल में एक्ट कर रही हूँ। ठीक है? फिर आपका हर एक्ट कैसा होगा, हर रोल कैसा होगा, सुपर्ब होगा, है ना? फिर चाहे आप किसी का भी रोल करो, खुली का रोल करो या पा का रोल करो, किसी का भी रोल करो, लेकिन आपकी एक्टिंग पर तालियां होंगी कि हाँ, आपने अपने गुणों के थ्रू आपने एक्ट किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं ना सभी इस बात को, कि हमें अपनी ओरिजिनलिटी में रहकर एक्सप्रेस करना है। मैं डायरेक्टर हूं तो डायरेक्टर की कॉन्शियसनेस में नहीं, वहां मैं माँ हूं तो माँ की, चाहे उस रोल को प्ले कर रहे हैं लेकिन सोल समझ के प्ले करेंगे, तो आप डिटैच रहेंगे। ठीक है ना? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आई एम अ सोल, नॉट द रोल। तो हम फिर उससे दुखी भी नहीं होंगे और हमेशा अपने बेस्ट पार्ट को प्ले करेंगे। एंड लास्ट जो बात है, ड्रामा के अंदर जो सीन जैसा हो जाता है, अब वो चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए बीती को बिंदी लगाइए, जो हो गया ना उस पे कुछ नहीं किया जा सकता, पुट अ फुल स्टॉप। इसी में समझदारी है, क्योंकि शूटिंग तो हो गई, ठीक है ना, ड्रामा तो एनैक्ट हो गया। अब वो पिछले सीन में कुछ गड़बड़ भी थी, उसको सोचने से प्रेजेंट सीन भी खराब हो जाएगा, इसलिए पुट अ फुल स्टॉप। ओके? तो समझ में आया कि आई एम एन एक्टर, जब मैं इस कॉन्शियसनेस को, अपने अंदर अवेयरनेस को जगा के रखती हूँ, जागरूक रहती हूँ, तो मुझे ये लाइफ क्या लगती है कि हर कोई अपना एक्ट कर रहा है, जिसके जैसे संस्कार हैं, जिसकी जैसी स्क्रिप्ट है, जिसका जैसा रोल है, हर एक अपना पार्ट प्ले कर रहा है। वेराइटी रोल्स को मुझे एंजॉय करना है। अब जैसे मुझे इस पे याद आ गया अभी, मैं, मेरे बच्चे जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, अभी तो दोनों कॉलेज में हैं, तो जब स्कूल में थे तो देव, मतलब अभी भी आप देखो, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपके दो बच्चे हैं तो बहुत डिफरेंस होता होगा उनकी ना नेचर में। कई बार तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये भाई बहन है या भाई भाई है, इतना डिफरेंस होता है। तो मैं पेरेंट्स मीटिंग में जब जाती थी और छोटे बेटे के जब क्लास टीचर से मिलती थी, उन्हें पता लगता था इसका बड़ा भाई वो है, तो कई बार मुझे ये सुनने को मिलता था, वो इसका बड़ा भाई है, दे आर पोल्स अपार्ट, बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये तो कहीं से भाई नहीं लगते, तो हाउ डू यू मैनेज? तो मैं कहती थी आई रियली एंजॉय दिस, कि मेरी बगिया में, मेरे गुलदस्ते में दो बड़े डिफरेंट फूल हैं और दोनों की अपनी ब्यूटी है। करेक्ट है ना? वाई शुड वी कंपेयर? किसी की कोई विशेषता है, किसी की कोई विशेषता है, हर रंग अपने में सुंदर है, हर खुशबू अपने अंदर सुंदर है, तो क्यों ना उसको, हर रोल को हम उस तरीके से अप्रिशिएट करें, तो हम जीवन में, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक है? अच्छा, अब सेकंड अवेयरनेस जो चाहिए वो है खिलाड़ी के रूप में जागरूकता। हम्म, खिलाड़ी के रूप में, कहते भी हैं जिंदगी है खेल, हंसते हंसते खेल, गीत भी बना हुआ है ना। तो जिंदगी को खेल के रूप से भी देखें, तो सबसे पहले जीवन एक खेल है और हम सब इसमें खिलाड़ी हैं। वैसे भी आप देखो, अगर मैं अभी आपसे कहूँ चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, चलिए हम एक गेम खेलते हैं, तो गेम का नाम सुनते ही सबके चेहरों पे थोड़ी सी लाइटनेस आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है, खुशी आ जाती है कि हम गेम खेलेंगे, अच्छा कोई, है ना? तो ऐसे ही अगर हम जीवन को एक गेम की तरह देखें, हम सब यहाँ खेलने आए हैं, ठीक है ना? कोई पिच पे होते हैं, कोई ऑडियंस में होते हैं, एंड नाउ इट्स योर चॉइस कि आप ऑडियंस में रहना चाहते हैं या पिच पे जाके बैटिंग करना चाहते हैं। हाँ? तो खेल जो है वो हमेशा मजेदार होता है, तो खेल के अंदर एक स्पोर्टिंग स्पिरिट भी होती है, और इसीलिए खिलाड़ी जो होता है वो नई नई चुनौतियों को लेता है, फेस सिचुएशंस एज चैलेंजेस,
आएंगे, आपके सामने जो बॉल फेंकने वाले आएंगे, लेट्स से क्रिकेट की बात है या फुटबॉल की बात है ना, जो सामने वाला होगा वो नई नई चुनौतियां लेकर आएगा, नए नए टैक्टिक्स लेकर आएगा। लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी जो होगा वो हर एक चुनौती को कैसे उसका सामना करेगा, डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। तो जिंदगी में भी चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन उसको हिम्मत से एक खेल समझ के, ओके ऐसी बॉल आई है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे प्ले करके देखते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा जीवन को क्रिकेट मैच के साथ कंपेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, इस ओवर में रन नहीं बनाए कोई बात नहीं, नेक्स्ट ओवर से, इस मैच में नहीं बनाए कोई बात नहीं, कौन सी जिंदगी खत्म हो गई, नेक्स्ट मैच में सही, अभी तो बहुत लंबा खेलना है। तो इस रूप से जब हम पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, तो जीवन जीने का बहुत मजा आता है। फिर नेक्स्ट बात जो है कि खेल है भाई, खेल में जब दो टीम खेलेंगी या चार टीम खेलेंगी तो कोई जीतेगी कोई हारेगी, ये बात तो पक्की है। खेलने से पहले ही हमको ये बात पता है। तो ऐसा नहीं कि लाइफ में हमें हमेशा ही सक्सेस मिलेगी, कभी कभी हम फेल भी होंगे, लेकिन लर्न लेसन्स फ्रॉम योर फेलियर्स। मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ कि हमारे जीवन में एक शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, हारना। हम कभी नहीं हारे। तो फिर आप कहेंगे भाई खिलाड़ी हैं तो हारेंगे तो सही, कभी नहीं। हम जीतेंगे या सीखेंगे, हम जीतेंगे या सीखेंगे। तो जीत जाए बहुत अच्छी बात है, औरों को भी औरों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, है ना, औरों को भी अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। और अगर आप हार जाएं तो उसे हार ना समझें, उसमें से भी कुछ लेसन लेकर उसको भी एक स्टेपिंग स्टोन बना दें टुवर्ड्स, और स्टेपिंग सॉरी एक सक्सेस स्टोन बना दे, सक्सेस स्टेप बना दे टुवर्ड्स योर सक्सेस। देन परिस्थितियों से भागे भी नहीं। अब आप देखो क्रिकेट मैच चल रहा है, और लास्ट आप ये समझ लो लास्ट प्लेयर बचा है, 10th प्लेयर मैदान में आ रहा है, और स्कोर उसको 50 रन बनाने हैं। हाँ, और 10th प्लेयर आप जानते ही हो लास्ट के प्लेयर्स कैसे होते हैं। लेकिन क्या वो कहता है मेरे से तो बनेंगे नहीं 50 रन, बॉल्स भी इतनी कम है, मैं नहीं जाता, चलो हार मान लेते हैं, नहीं। वो अगर एक बॉल भी बची है तो एक बॉल को खेलने के लिए भी प्लेयर आएगा जरूर, है ना, क्योंकि वो एक बॉल पे भी स्कोर भी चेंज हो सकता है ना, सारा सब कुछ चेंज हो सकता है। सो भागना नहीं है परिस्थितियों से। इस पे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी। हमारी स्टूडेंट थी, 3-4 साल पहले की बात है। उसने कहा मैम मेरे से मैथ्स नहीं होती है, मैं मैथ्स छोड़ना चाहती हूँ, आई विल क्विट, 11th में तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। तो मैंने उससे कहा ठीक है, आगे मत पढ़ना, तुम 11th में तुमको मैथ्स नहीं चाहिए तो, लेकिन तुम मैथ्स इसलिए नहीं छोड़ोगी क्योंकि तुम्हें मैथ से डर लगता है। तुम्हें इस डर पे पहले 10th क्लास में विजय पानी है, और फिर तुम भले 11th में मत लेना, क्योंकि जो तुम्हें आगे स्ट्रीम लेनी है तुम्हें लगता है उसमें मैथ्स की जरूरत नहीं है तो छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप इसलिए मैथ्स नहीं छोड़ोगे क्योंकि मैथ्स मेरे से होती नहीं है, मैथ्स से मुझे डर लगता है। मैंने कहा आपको 10th में इस पे विजय पानी है, इस डर पे। हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे, हम इस पे बहुत काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन इस डर के साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर आज आपने, और उस बच्ची ने मेरा कहना माना, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा अगर आज आपने मैथ्स इसलिए छोड़ा क्योंकि मैथ्स डिफिकल्ट है, तो कल किसी रिश्ते को छोड़ोगे क्योंकि मेरी बन नहीं रही है, उससे भागोगे। कभी किसी जॉब को छोड़ोगे क्योंकि यहां से मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ, उससे भागोगे। लाइफ में सिचुएशंस तो हमेशा अनवांटेड आएंगी, अनडिजायरेबल आएंगी, लेकिन अगर भागने का एटीट्यूड बना लिया तो आप भागते ही रहोगे। कभी लोगों से भागोगे, कभी सिचुएशन से भागोगे, कभी लाइफ से भागोगे, कभी अपने आप से भागोगे, और अनेक तरह के डर पैदा हो जाएंगे। तो डर को हावी मत होने दो। कोई भी डर लगने के बाद उसकी जरूरत ना हो लाइफ में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बचपन से बच्चों के अंदर ये एटीट्यूड जगाएं, और अपने लिए भी हम ये देखें, हमें परिस्थितियों से भागना नहीं है, उसका सामना करना है, हिम्मत लेकर आने की। खेल है ना, क्या हो जाएगा, अगर ठीक है चलो कुछ फेल भी कहीं हो जाएंगे तो सीख लेंगे कुछ। तो खिलाड़ी के इस एटीट्यूड को जब हम अपने जीवन में इस पर्सपेक्टिव को लेकर आते हैं ना, तो हमें चुनौतियां जो है चुनौतियां नहीं लगती, वैसे अवसर लगते हैं आगे जाने के, अपॉर्चुनिटीज लगती हैं। हमारा आउटलुक बिल्कुल जीवन के लिए चेंज हो जाता है, हम हल्के होके काम करते हैं। जैसे हर्डल रेस होती है, तो प्लेयर जो होता है वो पहले से ही देख लेता है कि अच्छा इतना ऊंचा हर्डल है, इतनी दूर से मुझे छलांग लगानी है, अंदाजा लगाता है ना, प्रैक्टिस करता है ना। प्रैक्टिस करते करते फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमें छोटी लगने लगती है। फिर जो हमारी तीसरी जागरूकता है वो है
गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में। हाँ, हम सब कहाँ से आए हैं, ये तो अब हमें पता लग गया, परम धाम से यहाँ पर आए हैं। हमारा घर है परम धाम, वो तीसरा लोक ऊपर, और इस लोक में हम आए हैं। तो यहाँ पर जैसे हम गेस्ट हैं, हाँ, कहते भी है ना, हम तो यहाँ पर मुसाफिर हैं भाई। तो यहाँ पर हम सब गेस्ट हैं, और इतने बड़े गेस्ट हाउस में आए हैं, ये पूरी दुनिया जैसे गेस्ट हाउस है। तो सबसे पहले गेस्ट, जब कहीं पर हम गेस्ट बन के जाते हैं, या हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, तो एक मन में उमंग होती है। तो लाइफ को भी हम इसी तरीके से समझे कि लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, और हम सब यहाँ पर गेस्ट मिलकर इसको सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। जीवन कोई जंग नहीं है ना। जीवन कोई हमारे लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो एक सेलिब्रेशन है, एक उत्सव है, जहां पर हम सब गेस्ट मिलकर इसको एंजॉय करें। हमारा ये एटीट्यूड जीवन के प्रति होना चाहिए। अरे एक ही तो जीवन मिला है, इसको जितना हो सके एंजॉय करना चाहिए। बट एंजॉय करने का मतलब ये भी नहीं है कि बस जो हमारा दिल चाहे हम वो करें, क्योंकि एक ही लाइफ है ना। तो जो हमारा दिल करे वो करें, वो नहीं। एंजॉय सबके साथ होता है, अलग नहीं होता, है ना। तो मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के संस्कारों से मिलकर हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर सेकंड बात यहाँ पर है, नथिंग बिलोंग्स टू अस, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जब हम मान लीजिए 2 दिन के लिए किसी होटल में भी जाते हैं, वहां के बेड को यूज करते हैं, गीजर को यूज करते हैं, वहां के वॉशरूम को यूज करते हैं, केटल को यूज करते हैं, जो भी चीजें होती हैं, फ्रिज को यूज करते हैं, लेकिन इस अवेयरनेस के साथ कि इसमें से कोई चीज मेरी नहीं है। 2 दिन पहले इसको कोई और यूज कर रहा था, और मेरे जाने के बाद इसको कोई और यूज करेगा, करेक्ट। सब कुछ यूज करते हुए भी एक अवेयरनेस रहती है कि मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है। ऐसे ही भले वो वहां 2 दिन रहते हैं, यहाँ पर इस शरीर के अंदर हम एक लंबे स्पैन के लिए रहते हैं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस क्या रहे, आज जो कुछ मेरा है, मेरे से पहले किसी और का था, और मेरे बाद किसी और का होना है। इनमें से कोई चीज ना मैं लेकर आई थी, ना इनमें से कोई चीज मैं लेकर जाऊंगी। हम सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये याद नहीं रहता है हमको।